हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.8 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि रोलीज थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम को कैसे परफॉर्म करते हैं, प्रूव करते हैं ऑन द गिवन फंक्शन ऑन द गिवन इंटरवल ऑल्सो, राइट। सो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 में आपको वेरीफाई करवानी है रोलीज थ्योरम इस फंक्शन के लिए, एंड आपके पास जो इंटरवल गिवन है वो है ये। सो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको परफॉर्म करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर रोलीज थ्योरम की बात करूँ, जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो कुछ बेसिक स्टेप्स देख लें जो कि मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रही हूँ, जो हमें रोलीज थ्योरम में प्रूफ करने ही होते हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको फंक्शन को प्रूफ करना होता है कि फंक्शन जो है आपका वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए एट क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। कोई भी हो सकता है ए बी की वैल्यू, यहाँ पर सपोज ए की जगह क्या है -4 एंड बी की जगह क्या है 2। सो आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए एट दिस क्लोज्ड इंटरवल। सेकंड में प्रूफ करना होता है कि आपका वही फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए एट ओपन इंटरवल। अब यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट नहीं आते। थर्ड, आपको रोलीज थ्योरम के लिए प्रूफ करना होता है कि आपका एफ ऑफ ए इक्वल आना चाहिए एफ ऑफ बी के इक्वल, राइट। तो ये अगर दोनों इक्वल आते हैं तो आप आगे फर्दर मूव करते हैं, तो तब आपका एक सी की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, एंड सी की वैल्यू एग्जिस्ट करती है एंड वो बिलोंग करती है कहाँ पर, बिटवीन दिस ए एंड बी वैल्यू। सो यहाँ पे ओपन इंटरवल आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिटवीन हमें वैल्यू चाहिए होती है। सी जो आपकी वैल्यू होती है वो बिटवीन लाई करती है ए एंड बी। सो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आएगी इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे भी ओपन इंटरवल है, क्लोज नहीं होता है, राइट। सो यहाँ पर हमें बस इतना परफॉर्म करना होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास ये फंक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या बताना है कि ये कॉन्टिन्यूस है। ऑब्वियसली दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बिकॉज एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ये आपने ऑलरेडी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में पढ़ा है फॉर एक्सरसाइज 5.1, राइट। सो यहाँ पर आपको परफॉर्म नहीं करनी है, कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं करवानी है। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही होता है। सो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखेंगे दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट इंटरवल दिस, क्लोज लेना है, बस आपको ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस के साथ क्लोज्ड इंटरवल आता है, राइट। एंड आप ये भी लिख सकते हो साथ में बिकॉज एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। सो यहाँ पे एक चीज़ हो चुकी है, आपने फर्स्ट स्टेप प्रूफ कर दी है। आगे जब ये चीज़ हो चुकी है, आपका जो फंक्शन है वो जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल भी होता है, राइट। सो यहाँ पर आपके पास जब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 2x + 2, ठीक है। सो आपने जब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया आपके पास ये आई। सो आप लिखोगे दिस इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल -4, 2, ठीक है। सो आप यहाँ पे साइड में ये भी लिख सकते हो बिकॉज एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन। सो आपने 2 स्टेप्स परफॉर्म कर दिए। नेक्स्ट स्टेप आपको प्रूव करना है कि एफ ऑफ ए इक्वल आना चाहिए एफ ऑफ बी के, राइट। लेकिन आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, आपको क्या लिखना है, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए आपका क्या है ये, बी आपका क्या है ये, क्योंकि आपका इंटरवल कैसा होता है लाइक दिस। तो ए की वैल्यू यहाँ पे होती है, बी की वैल्यू यहाँ पर। तो दैट मीन्स ए की वैल्यू क्या है -4, जो कि आप कहाँ पे लगाते हो, फंक्शन के अंदर डालोगे, क्योंकि एफ के अंदर वैल्यू डाल रही है एक्स की जगह -4। सो आपके पास फंक्शन की वैल्यू ये है, आपको इस वैल्यू के अंदर पुट क्या करना है -4। सो यहाँ पर जैसे ही मैं -4 डालूंगी तो आपके पास वैल्यू क्या होगी, जहाँ पर x है वहाँ पर -4 आ जाएगा, दैट्स इट। सो इसको आप सॉल्व करो, व्हाट वैल्यू यू विल गेट -8, दैट मीन्स 16 - 16 = 0। सो दैट मीन्स एफ ऑफ -4 की वैल्यू क्या है आपकी 0। इसी तरह से आप वैल्यू निकालेंगे एफ ऑफ बी की, दैट इज एफ ऑफ 2। सो फंक्शन के अंदर आपको 2 वैल्यू डालनी है, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर + 2 × 2 -8, दैट मीन्स 4 + 4 -8, दैट मीन्स अगेन 0। सो क्लियरली आपको दिख रहा है कि आपका जो एफ ऑफ -4 है इक्वल आ रहा है एफ ऑफ 2, दैट इज 0। सो आपने ये कंडीशन भी प्रूव कर दी है। सो 3 स्टेप्स आपने कम्प्लीटली प्रूव कर दिए हैं फॉर रोलीज थ्योरम। सो दैट मीन्स अगर ये 3 स्टेप्स आपके हैं
वैलिड हैं और ट्रू हैं तो आपके पास एक सी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जो कि लाई करेगी इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो वो सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू -4, 2 सच दैट, और जैसे ही ये चीज़ होती है तो आपको कैसे निकालनी होती है सी की वैल्यू, तो वो आप देख लो। दैट मीन्स एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 0 से। सो ये वैल्यू अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलती है सी की। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एफ डैश ऑफ सी आएगा कहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स है, तो इसी में एफ डैश ऑफ एक्स के अंदर बस एक्स की जगह क्या वैल्यू डालोगे आप, सी की, तो आपको वहाँ से वैल्यू मिलेगी एफ डैश ऑफ सी की, तो जो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। सो यहाँ पे एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 0 मैंने लिख दिया है, लेकिन कहाँ से वैल्यू आएगी, यहाँ से। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, ये। जैसे ही इसमें मैं सी डालूंगी तो 2c+2 मेरे पास वैल्यू आएगी। सो मैंने 2c+2 इसकी जगह लिख दिया है। सो इसको सॉल्व करो। सो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपकी, इसको कैलकुलेट करने के बाद -1। सो दैट मीन्स आपने c की वैल्यू निकाल ली है। सो यहाँ पे क्लियर है कि आपकी जो c की वैल्यू है वो लाई कर रही है बिटवीन दिस। अब a की वैल्यू क्या थी, वही इंटरवल में -4, 2, राइट। सो ये एक इंटरवल है जो कि हमें स्टार्टिंग में गिवन था, तो लेकिन a और b को ध्यान से देखो तो इनके साथ जो वैल्यू है उनके नीचे इक्वल का साइन नहीं है, तो मतलब -4 और 2 को इंक्लूड नहीं करते हैं हम। जब भी आपका जो c होता है वो बिलोंग करता है, वो ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है। सो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच की में ही वैल्यू लाई कर रही है -1। सो आपने इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी आ चुकी है विद द हेल्प ऑफ रोलीज थ्योरम को स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रूव करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन इफ रोलीज थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोलीज थ्योरम फ्रॉम दीज एग्जाम्पल। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास टोटल 3 फंक्शंस गिवन है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो यहाँ पे मैं 3 फंक्शंस आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, एंड इन सब में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बताना है कि रोलीज थ्योरम इज एप्लीकेबल और नॉट इन 3 फंक्शंस में, राइट। सो फर्स्ट पार्ट में जो फंक्शन है वो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ऐसे ही सेकंड जो आपको वैल्यू गिवन है जिसमें आपको रोलीज थ्योरम चेक करनी है, दैट मीन्स दिस, ये भी एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, सिर्फ इंटरवल का डिफरेंस है, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे ये स्पेशल फंक्शन है क्योंकि एज यू ऑलरेडी नो दैट एग्जाम्पल 15 जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया था फॉर एक्सरसाइज 5.1, तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो हमने कॉन्टिन्यूटी चेक की थी तो वो क्या आई थी, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन था ये। जैसे कि ये क्लियर है एज यू ऑल नो दैट कि एक्सरसाइज 5.1 में मैक्सिमम फंक्शंस को आप देखते आ रहे हैं कि कौन सा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और कौन सा डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो जिसमें से कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। सो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप, क्योंकि हमारा रोलीज थ्योरम में प्रूफ करना क्या होता है कि कोई भी फंक्शन जो है आपको उसको कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करा के दिखाना है कि वो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। अगर यहीं पर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस प्रूफ हो जाता है, तो हम फर्दर मूव ही नहीं करते हैं अपनी रोलीज थ्योरम को परफॉर्म करने के लिए। आप सिंपल लिख देते हो कि दैट योर रोलीज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, राइट। सो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप हम परफॉर्म करते हैं रोलीज थ्योरम में। तो हम यहीं पे इसको प्रूव करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ पे हम लिमिट लगाते हैं, कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, और कॉन्टिन्यूटी आपको पता है कि किसी पॉइंट पर ही चेक होती है। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी जब हम लिखते हैं कि दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट द क्लोज्ड इंटरवल, तो आप उसमें ये वैल्यूज को भी इंक्लूड करते हो क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट में होती है, राइट। सो दैट मीन्स आप लिमिट क्योंकि पॉइंट पर ही चेक करते हो, तो इनमें से आप कोई भी एक पॉइंट उठा के चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ एट x इक्वल्स टू c, और यहाँ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रही हूँ अभी कॉन्टिन्यूटी के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे आपका फंक्शन आ जाएगा। सो जैसे हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे। ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, फंक्शन के अंदर वैल्यू आएगी 6 - h। सो यहाँ पर इतना पता चल गया है कि आपके पास फंक्शन ये है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करने के लिए फंक्शन में आपको क्या वैल्यू डालनी है, 6 - h।
लेकिन आपका फंक्शन है कैसा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। सो जैसे ही मैं फंक्शन के अंदर 6 माइनस एच डालूंगी, दैट मीन्स 6 माइनस एच लाइक दिस। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको मैंने बताया था, जब आपको मैंने एग्जाम्पल 15 बताया था एक्सरसाइज 5.1 के लिए, तो मैंने आपको पूरा वर्किंग प्रोसेस बताया था कि हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो वर्क कैसे करता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे 6 में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, तो स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट कितनी माइनस होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू, एग्जैक्टली 1, -1 आपकी वैल्यू होती है जितने अभी आपको बोला जाता है, राइट। सो यहाँ पे अगर इसको नॉर्मल ब्रैकेट में लेकर आना है तो ये वैल्यू को हम किसके इक्वल रख सकते हैं, इसके इक्वल। सो 6 में से कितना एग्जैक्टली अमाउंट माइनस हुआ है, एग्जैक्टली 1। तो फाइनल आंसर आपका इसको सॉल्व करने के बाद क्या है, 5। तो दैट मीन्स जैसे ही मैं फंक्शन में वैल्यू डालती हूँ ये, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 6 माइनस 1, ठीक है। सो दैट मीन्स वो आपने ऑलरेडी लिख दिया है कि 5। सो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करने के बाद 5। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे, x टेंड्स टू 6 प्लस, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 6 प्लस h। अब आपको फंक्शन में क्या वैल्यू डालनी है, आपको फंक्शन में वैल्यू डालनी है 6 प्लस h। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 6 प्लस h। सो ये पॉइंट है आपका 6। सो आपका जो वैल्यू होती है लाइक दिस, वो एग्जैक्टली सेम की सेम आ जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर माइनस कितना करवाता है, वो -1 एग्जैक्टली, एंड कुछ ऐड करना हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो एग्जैक्टली आपकी वही वापस से वैल्यू आ जाती है, कुछ ऐड नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आई है, ओनली 6। तो क्या आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट मैच कर रही है राइट हैंड लिमिट के साथ, नो। सो यहाँ पे इतना तो क्लियर आ रहा है कि ये फंक्शन जो है आपका डिसकंटिन्यूअस है। सो जैसे ही मुझे पता चलता है कि ये मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो मैं रोलीज थ्योरम में आगे बढ़ ही नहीं सकती हूँ। सो दैट वाइज यहाँ पे रोलीज थ्योरम जो है नॉट एप्लीकेबल। सो यहाँ पर आपने ये प्रूफ करके दिखा दिया उनको कि ये तो कॉन्टिन्यूस ही नहीं आ रहा है। सो आपको इतना स्टेप्स ज़रूर परफॉर्म करने पड़ेंगे टू शो दैट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। बस यहाँ पे आपको वैल्यूज़ ही डिफरेंट दी हुई हैं, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं इंटरवल में, वो -2 से 2 है। तो दैट मीन्स आपके पास a की वैल्यू है ये, b की वैल्यू है ये, ठीक है। अब यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है तो मैं लिमिट लगा रही हूँ। आप इसमें से कोई भी पॉइंट उठा के लिख सकते हो, ठीक है। -2 से 2 के बीच में मैं 1 ले लेती हूँ कि मैं 1 पे आपको इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करके बता रही हूँ। सो 1 माइनस फंक्शन मेरा ये है, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन के अंदर 1 माइनस h। सो फंक्शन के अंदर जैसे ही मैं वैल्यू 1 माइनस h डालूंगी तो मेरा फंक्शन कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको आप क्या लिखते हो, नॉर्मल ब्रैकेट्स में कितना माइनस होता है, ओनली 1। सो दैट मीन्स 1 माइनस 1 कितनी वैल्यू आएगी, 0। सो अब यहाँ पे मैं राइट हैंड लिमिट सॉल्व कर रही हूँ। सो फंक्शन के अंदर जैसे ही मैं 1 प्लस h डालूंगी तो मेरा फंक्शन कैसे दिखेगा, 1 प्लस h। सो यहाँ पे 1 प्लस h को मैं नॉर्मल ब्रैकेट्स में लिखना चाहूँ तो वैल्यू क्या आती है, एग्जैक्टली 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 1 पॉइंट का 1 ही रहेगा। सो यहाँ पे आपकी वैल्यू 0 है, यहाँ पर आपके पास वैल्यू 1 है। अगेन आपने ये बता दिया कि ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, तो दैट मीन्स हेंस रोलीज थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। नाउ लेट्स सी थर्ड पार्ट। सो अब यहाँ पे फंक्शन जो है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब यहाँ पे इतना तो पता है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। सो पहला पॉइंट प्रूफ हो जाता है। सो इसको आप डिटेल में खुद से लिख सकते हो। सो यहाँ पे मैं इसको बस यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ दैट दिस इज कॉन्टिन्यूस एट क्लोज्ड इंटरवल। अगर ये चीज़ है तो सेकंड पॉइंट ये भी आप प्रूफ कर चुके हो दैट एवरी पॉलिनोमियल इज डिफरेंशिएबल, राइट। सो यहाँ पर f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, ओनली 2x इज डिफरेंशिएबल एट 1, 2 एट ओपन इंटरवल, राइट। सो यहाँ पर मैं रोलीज थ्योरम प्रूफ कर रही हूँ, तो थर्ड पार्ट में आके आपको क्या प्रूफ करना होता है कि दैट योर f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b, राइट। यही प्रूफ करना है आपको। लेकिन यहाँ पर आपका f ऑफ a क्या है वो निकालो, f ऑफ b क्या है वो निकालो। क्या देखो ये इक्वल आ भी रहे हैं कि नहीं। सो यहाँ पे मैंने f ऑफ 1 निकाला। सो 1 का स्क्वायर -1 दैट मीन्स 0।
सो इसी में आपको 2 डाल के देखना है, दैट इज एफ ऑफ 2। सो 2 का स्क्वायर -1 दैट मीन्स 4 - 1 दैट इज 3। तो क्या आपकी ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं? नो। सो जैसे कि ये नहीं आ रहे हैं आपस में इक्वल, सो यहाँ पर भी आपकी रोलीज थ्योरम जो है वो नॉट एप्लीकेबल है। सो जहाँ पे आपका पॉइंट प्रूव नहीं होता है आपको वहीं पे रुक जाना है और वहीं पे लिख देना है कि ये रोलीज थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। सो मैंने इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स आपके परफॉर्म करके दिखा दिए हैं, राइट। सो यहाँ पे उन्होंने अब लास्ट में क्या पूछा है कि कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ द रोलीज थ्योरम। सो कन्वर्स क्या है कि पहले आपने ये देखा कि पहले आपको क्या प्रूफ करना होता है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है, फिर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है, रोलीज थ्योरम की बात हो रही है, ठीक है। थर्ड में आपको चेक करना होता है कि दैट योर एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, एंड तब जाके आपका सी की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो ये तो था इस तरह से चलना स्टेप वाइज। कन्वर्स मीन्स रिवर्स चलना, उल्टा चलना। तो यहाँ से क्या आपकी रोलीज थ्योरम आपकी ट्रू होती है? नो, क्योंकि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस है तभी आगे आपकी वैल्यूज, तभी आपका जो प्रूफ है वो आगे बढ़ता है, अदरवाइज नहीं। कोई एक पॉइंट भी अगर आपका सेटिस्फाई नहीं होता है तो आपकी पूरी रोलीज थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होती है। सो यहाँ पर जो आपका कन्वर्स है रोलीज थ्योरम का वो ट्रू नहीं है। सो आप लिख सकते हो नो, द कन्वर्स ऑफ द रोलीज थ्योरम इज नॉट ट्रू। आपको स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना होता है कोई भी रोलीज थ्योरम को प्रूव करने के लिए। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं इसी एक्सरसाइज के साथ। थैंक you students for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel.